भाई, अभी तक जो है हम लोग अ, तीन अप्रोचेस देख चुके हैं। पहले हमने देखी पहले तो हमने यही देखा कि जो है डायलैक्टिकल अप्रोच या इशू बेस्ड अप्रोच या क्रोनोलॉजिकल अप्रोच के अलावा फिलॉसफी में के जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिलॉसफी पढ़ने के जो शौक रखते हैं वो लोग किस किस्म के इल्यूजन्स का शिकार होते हैं। और फिर हमने क्रोनोलॉजिकल अप्रोच देखी, इशू बेस्ड अप्रोच देखी, और आज हम देख रहे हैं डायलेक्टिकल अप्रोच। डायलेक्टिकल अप्रोच जो है वो इसके पीछे पूरी एक फिलॉसफी है, यानी कि डायलेक्टिकल फिलॉसफीज होती हैं जैसे हिस्टोरिसिज्म है या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है। तो ये जो स्पेसिफिक फिलॉसफीज हैं, तो स्पेसिफिक फिलॉसफीज हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं। सही है, बहुत सारी किताबें, ज़रूरी नहीं कि वो फ़लसफ़े की ही हो, वो तारीख़ पे भी हो सकती हैं वो किताबें। वो अफ़साने भी हो सकते हैं। वो जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री भी हो सकती है, पॉलिटिकल थियरी में भी इस अप्रोच को इस्तेमाल किया जाता है। तो दिस इज़ समथिंग कॉम्प्लेक्स। सही है, ये अप्रोच जो है और उसको डिटेक्ट करना और डिसाइफर करना कि किसी राइटर ने क्या ये डायलेक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई किताब है या टेक्स्ट है, ये एक बिगनर के बस की बात नहीं है। उसके लिए उसने अच्छा खासा फलसफा पढ़ा हुआ हो तो वो डिटेक्ट करेगा। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ ये बताने की कोशिश करूंगा कि डायलेक्टिकल अप्रोच में कोई किताब लिखी गई है, कोई तारीख लिखी गई है, कोई अफसाना लिखा गया है, कोई जो है वो प्रेजेंटेशन बनाई गई है, कोई लेक्चर बनाया गया है, तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? क्या ये बात आप लोगों की समझ में आई कि हम आपको डायलेक्टिकल थियरी नहीं पढ़ा रहे, हम हेगल नहीं पढ़ा रहे आपको, या मार्क्स नहीं पढ़ा रहे, या एंजल्स नहीं पढ़ा रहे, जो कि या जितने भी रशियन मार्क्सिस्ट हैं जैसे उनका फलसफा नहीं पढ़ा रहे, बल्कि हम ये बता रहे हैं कि फलसफे को अप्रोच करने या फलसफे को किसी के सामने पेश करने का एक जो अप्रोच है या मेथडोलॉजी जो है वो डायलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट है। और डायलेक्ट्रिकल अप्रोच में लिखा गया फलसफा आपको कन्विंस कर लेता है कि आप एक खास किस्म के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, आप एज एन इंडिविजुअल भी और आप एज अ कम्युनिटी भी और पूरी की पूरी इंसानियत। जो समझदार राइटर होते हैं, जो अच्छे राइटर होते हैं और ख़ास तौर पे जो फ़लसफ़ी होते हैं, वो अपना ये प्रेजुडिस या ये अपना कॉन्टेक्स्ट पेश कर देते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह के अंदर ही, कि भाई हम तो इंसानी तारीख को या इंसानी फितरत को या इंसानी सोच को या इंसानी अक़दार को डायलेक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ये तो जाहिर है कि वो खुद ही राइटर लिख देगा, तो फिर तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो डायलेक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई किताब की जो फाउंडेशंस हैं उनको बयान नहीं करते। सही है, और हमारे मुल्क में भी बाज ऐसे भाई हैं जो ये काम कर रहे हैं। वो पॉडकास्ट के अंदर जो क्वेश्चन फ्रेज करते हैं वो सारे के सारे डायलेक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। इसी तरीके से अफसाना निगारी करते हैं, डायलेक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। अदब प्रोड्यूस करते हैं, डायलेक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। पोइट्री करते हैं, डायलेक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। और हिस्ट्री भी, और मुस्लिम हिस्ट्री तक को वो डायलेक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। और आम आदमी ये समझता है कि ये जो ख्यालात का बहाव है वो अदना से आला की तरफ सफ़र कर रहा है, अदना से आला। तो इसको
समझना जो है उसके कुछ इंटेलेक्चुअल पैरामीटर्स हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन दिस अप्रोच यू ट्राई टू अंडरस्टैंड आइडियाज with reference to their corresponding antithesis and consequently search for their mutual synthesis. This approach is not for the beginners. इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो जिंदगी को एक इर्तिकाई तनाजुर में देखते हैं, उनके लिए उस इर्तिका की जो जड़ होती है या फाउंडेशन होती है, उसको वो तलाश करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा कि जो हमारे बहुत सारे जो सेक्युलर भाई हैं, वो एवोल्यूशनरी कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखते हैं और पढ़ते हैं और समझाते हैं, और ये बताते हैं कि पहले इंसान जो था वो होमो सीपियन था, और होमो सीपियन से पहले वो कुछ और था, और उससे पहले वो कुछ और था, और होते होते ग्रेजुअली इंसान इंसान बना, यानी कि जानवर से इंसान बना। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है। उस प्रॉब्लम को हम देखेंगे, और उसको हम एवोल्यूशनरी अप्रोच के अंदर डिस्कस करेंगे। डायलेक्टिकल अप्रोच भी एक एवोल्यूशनरी अप्रोच ही है, लेकिन इसमें जो फाउंडेशंस हैं एवोल्यूशन की, वो मेंटल एवोल्यूशन भी हो सकता है और मटेरियलिस्टिक एवोल्यूशन भी हो सकता है। और इस वजह से कि मटेरियल एवोल्यूशन और मेंटल एवोल्यूशन या रैशनल एवोल्यूशन होता है, उसको फिलोसॉफिकली जस्टिफाई करने के लिए लोग मुख्तलिफ फ़लसफ़ों का सहारा लेते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो बता देते हैं कि भाई ये जो मेरा आर्ग्यूमेंट है हेगल के कॉन्टेक्स्ट में बयान किया जा रहा है, या मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में बयान किया जा रहा है, या एंजल्स के कॉन्टेक्स्ट में बयान किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे जो शरारती भाई होते हैं वो ईमान तो डायलेक्टिकल अप्रोच पे रखते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं लेते, उसको बयान नहीं करते, और इतने सटल मैनर में अपना ये एवोल्यूशनरी मॉडल इन लोगों तक कम्युनिकेट करते हैं कि वो कन्विंस हो जाते हैं कि उनके आबा व अजदाद जो थे वो किसी तौर पर कमतर थे। अकली तौर पर तो थे ही, मादी तौर पर भी थे, और समाजी तौर पर भी थे, और अक़दारी तौर पर भी थे, और सियासी तौर पर भी थे। और आज जो ये भाई जो कि एवोल्यूशनरी मॉडल के बहाव में या डायलेक्टिकल मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को देख, सुन, समझ और परख रहे हैं, वो ये समझते हैं कि हम थोड़े इवॉल्व हो गए, क्योंकि डायलेक्टिकल प्रोसेस में हम लोग आगे आ गए। लिहाजा उनका माजी की तरफ जो रवैया होता है वो ये होता है कि आप किस तरह से आइडियाज इंफीरियर से सुपीरियर की तरफ मूव करते हैं। लिहाजा जब वो उनके सामने आप कोई माजी की बात करें, किसी माजी का रेफरेंस दें, चाहे वो कोई भी हो, मिसाल के तौर पे अखबार की सतह पर कोई रेफरेंस आपके पास हो, या आपके पास तमद्दुन की बुनियाद पर कोई रेफरेंस आपके पास मौजूद हो, या खैर व शर के और दीन के एतबार से कोई रेफरेंस हो, तो वो भाई जो इस अप्रोच में चीज़ों को देखने के आदी हो चुके होते हैं, वो सामने वाले की बुली करते हैं, और वो सामने वाले के ऊपर एग्रेसिवली अटैक करते हैं। और जब इनके सामने कोई पुराना आइडिया पेश किया जाता है तो ये कहते हैं भाई ये आइडिया पुराना हो गया, ये पुराना हो गया आइडिया। जब उनके सामने कोई सच पेश किया जाता है तो उनका एक जवाब होता है कि ये सच पुराना हो गया। जब उनके सामने कोई निज़ाम रियासत पेश किया जाता है तो कहते हैं ये सब पुराना हो गया, ये पुराना हो गया। और पुराना होने का मतलब ये है कि वो अब काबिल अमल रहा नहीं है।
काबिल अमल क्यों नहीं रहा, इसके लिए वो एक डायलेक्टिकल प्रोसेस में, एक ऐसे प्रोसेस में जिसमें आइडियाज अपनी उम्र पूरी करने के बाद, कोई भी आइडिया अपनी उम्र पूरी कर लेने के बाद बेजान हो जाता है, और उसका जो मद्दे मुकाबिल आइडिया होता है उसके इंजमाम से या उनके रिकन्सिलिएशन से एक नया आइडिया वजूद में आ जाता है। और लिहाजा अब मुमकिन नहीं होता कि उस पुराने आइडिया को जो अपनी उम्र मुकम्मल कर चुका है दोबारा से इंसानियत के लिए या इंसानों के लिए हल के तौर पर पेश किया जाए। तो बुनियादी तौर पर जो डायलेक्टिकल अप्रोच है वो एक मखसूस किस्म की फिलॉसफी ऑफ माइंड को प्रिज्यूम करके बयान की जाती है। सही है। तो वो फिलॉसफी ऑफ माइंड अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करते या आपको पता नहीं है, तो अगर अच्छा अच्छा राइटर होगा, फलसफी होगा, तो वो साफ साफ हेगल की फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट का हवाला दे देगा या मार्क्स के हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का हवाला दे देगा या एंजल्स का जो है वो हवाला दे देगा। जाहिर है वो भी मटेरियल हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की एक दूसरी शक्ल है। और या फिर जो है वो नेगेटिव डायलेक्टिक्स का हवाला कर दे देगा। उसमें तो खैर बंदा जो है वो अलर्ट हो जाएगा इंटेलेक्चुअली कि हाँ भाई ये तो इस तरह से लिखा जा रहा है, और वो उस फिलॉसफी ऑफ माइंड को भी किसी किसी लेवल पर एक्सप्लोर करने की कोशिश कर लेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हिस्ट्री ऑफ आइडियाज को इस तरह लिखते हैं कि वो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज दरअसल आइडियाज के उरूज और जवाल, उरूज और जवाल, उरूज और जवाल के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह पेश की जाती है कि माजी में एक ताकतवर आइडिया किस तरह अपनी उम्र पूरी करता है, और उम्र पूरी करने के बाद किस तरह वो एक बेजान आइडिया की तरह तारीख का, तारीख फ़लसफ़े का या हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ का हिस्सा तो बन जाता है, लेकिन उस आइडिया की बुनियाद पर अब इंसानों के मसाइल को हल करना, उनको समझना और उसकी तरफ मुराजियत करना डायलेक्टिकल अप्रोच के लिए नामुमकिन होता है। यानी कि डायलेक्टिकल अप्रोच में जो आदमी इंटेलेक्चुअली ट्रेंड हो जाता है उसके लिए ये मुमकिन नहीं रहता कि वो डायलेक्टिक्स को ही चैलेंज कर दे। ठीक है। तो अब मैं जो है आज, अब मैं चाहता तो डायरेक्ट हेगल पढ़ाना शुरू कर देता या हेगल का फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है आपको बताना कि हिस्टोरिसिज्म क्या है या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है। पाकिस्तान के अंदर आपका पूरा तरक्की पसंद अदब जो है वो डायलेक्टिकल अप्रोच को प्रिज्यूम करके लिखा गया है, और इसकी जाहिर है कि मुतासरीन की तादाद बहुत बड़ी है, और उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो डायलेक्टिकल अप्रोच को चैलेंज कर सकें, और वो डायलेक्टिकल अप्रोच उन्होंने फिलोसॉफिकली प्रेजेंट भी नहीं की, बल्कि उस पर ईमान रखकर बयान कर दिया, और अपने उस्लूब के अंदर, अपने अफसानों के अंदर, अपने अपनी कहानियों के अंदर, अपनी हिकायात के अंदर, अपनी शायरी के अंदर उसे गूंद दिया। और इस गुंधे हुए जो आइडियाज के यू नो बर्डन को उन्होंने पेश किया कि अगर आपने प्रोग्रेसिव होना है तो आपने पुराने आइडियाज से जान छुड़ानी है। जिस तरह मॉडर्न थिंकर्स भी या इनलाइटनमेंट थिंकर्स भी ये कहते हैं कि पुराने आइडिया से जान छुड़ानी चाहिए, लेकिन उसके अंदर मॉडर्न थिंकर्स में बाज़ ऐसे फ़लसफ़ी भी मौजूद हैं जो एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल आइडियाज़ पे बिलीव करते हैं। लिहाजा उनके ख़्याल में ज़रूरी नहीं कि तमाम ही आइडियाज़ को रद्द कर दिया जाए। लेकिन डायलेक्टिकल अप्रोच में लिखा गया मटेरियल या डायलेक्टिकल अप्रोच में बयान किया गया पैराया या हिकायत या शायरी वगैरह वगैरह,
आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते कि किसी माजी के तस्वुर को। लिहाजा डायलेक्टिकल अप्रोच में जो ट्रेंड हुआ हुआ माइंड होता है, सबसे ज्यादा नफरत अंगेज उसके लिए ये होता है कि आप उसके सामने मजहब को एक एक ऐसे तस्वुर के तौर पर, या एक ऐसी इल्मियत के तौर पे, या एक ऐसे सेट ऑफ आइडियाज की बुनियाद पर, या एक ऐसी बॉडी ऑफ स्टेटमेंट की बुनियाद पर पेश करें जो कि, अगर इस्लाम का कॉन्टेक्स्ट है तो 1400 साल पुराना, और ईसाइयत का है तो तकरीबन 2500 साल पुराना या 2000 साल पुराना, और अगर कोई और रिलीजन है तो और पीछे आप चले जाएं। तो नतीजा ये निकला कि ये जो तरक्की पसंद या डायलेक्टिकल अप्रोच के मारे जो लोग थे, इनका जोर और इनकी गिरफ्त जो है वो गैर मगरबी दुनिया में भी इतनी ज़्यादा मजबूत हुई कि अनफॉर्चुनेटली, बहुत ही पेनफुल बात है कि मजहबी लोगों ने भी इसी डायलेक्टिकल अप्रोच को इख्तियार कर लिया और इसे अपने मजहबी पैरायों में बयान करना शुरू कर दिया। और उन्होंने जैसे मुसलमानों में इस्लाम को मज़ाहिब की डायलेक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में एक सबसे ताज़ा और सबसे यंग और सबसे ज़्यादा बेहतर इवॉल्व फॉर्म के तौर पे पेश किया। अभी भी आप देखते होंगे बड़े बड़े लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत ही जाहिलाना बातें, बहुत ही आलिमाना अंदाज में जब वो पेश कर रहे होते हैं, और अब उनका जो तुर्रा है जो उन्होंने सर पे लगाया हुआ होता है वो हिल भी रहा होता है, ये बता रहा होता है, यानी कि वो यूं यूं हिल रहा होता है, यूं यूं हिल रहा होता है, मना कर रहा होता है तुर्रा कि इसकी टट्टू की बात में मत आओ। लेकिन हजरत के मुंह से जो फूल झड़ रहे होते हैं वो सारे के सारे वही आइडियाज होते हैं जो आज से तकरीबन 200-250 साल पहले डायलेक्टिकल अप्रोच से यू नो इन्फॉर्म्ड, या डायलेक्टिकल अप्रोच से इन्फ्लुएंस, या डायलेक्टिकल अप्रोच के कॉन्टेक्स्ट में बयान किए गए। और वो इस्लाम को भी इसी कॉन्टेक्स्ट में कि एक थीसिस है, और वो थीसिस अपनी उम्र पूरी करता है, और जब वो अपनी उम्र पूरी करता है तो उसका एंटाई थीसिस जनरेट होता है, और उसका एंटाई थीसिस और उन थीसिस के इंजमाम के नतीजे में एक नया थीसिस जनरेट होता है, और फिर इस तरह से तारीख के सफ़र के साथ साथ आइडियाज़ जो है वो अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाते हैं। ये इसको मैं थोड़ा सा, अभी तो मैं सिर्फ आपके सामने इसको प्रॉब्लमेटाइज किया और आपको बताने की कोशिश की है कि डायलेक्टिकल अप्रोच लोग अस्यूम कर लेते हैं। अगर तो वो उसको फिलोसॉफिकली एक्सप्लिकेट करें और इंसिस्ट करें और बयान करें तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप बोलें कि भाई ये इस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई किताब है। लेकिन अगर एक अफसाना निगार एक अफसाना निगारी कर रहा है और आपको ये बता रहा है कि मजहब जो है वो किस्सा पारीना इस वजह से हो गया क्योंकि अब उसके जो आइडियाज थे वो अपनी उम्र पूरी कर चुके, और वो शहद के छत्ते की तरह है जिसमें से अब शहद बाकी नहीं रहा। और ये सब लोग जो है वो रिग्रेसिव फोर्सेस हैं जो आपको माजी की तरफ ढकेल रही है, क्योंकि इंसान की तो डायरेक्शन अपवर्ड है, और वो आइडिया जो कि मजहब ने पेश किया था वो ऑब्सलीट हो चुका, अपना एंटायर थीसिस जनरेट कर चुका। लिहाजा अब इस नए सिंथेसिस में उस पुराने मजहब की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह से हेगल ये कहता था कि क्रिश्चियनिटी जो था वो एक जमाने का सच था, लेकिन अब क्रिश्चियनिटी तो बूढ़ी हो गई, क्रिश्चियनिटी ने अपना वक्त कंप्लीट कर लिया। अब क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पे मसाइल को हल नहीं किया जा सकता, क्रिश्चियनिटी ने अपना एंटाइथीसिस जनरेट कर दिया। लिहाजा हमें उस सिंथेसिस के साथ आगे बढ़ना है, और ईसाइयत जो तारीखी अमल के अंदर जो अपना रोल प्ले कर सकती थी वो कर चुकी, और अब जो है इसको ईसाइयत को रेफर करना एक रिग्रेसिव एटीट्यूड है, क्रिश्चियनिटी बूढ़ी हो चुकी है। तो बताने का मतलब ये है कि ये तो हेगल तो खैर
शरीफ आदमी था जो उसने पूरा एक फलसफा जनरेट किया ओरिजिनली, और फिर उसने उसे पेश किया, पूरी फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट बताई कि किस तरीके से नेचर और स्पिरिट रिकंसाइल होती हैं, और पूरी एक नई उसने लॉजिक उसके लिए डिसाइफर की और पेश की। और जो एरिस्टोटेलियन लॉजिक थी या ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी थी, उसको चैलेंज करके इमिनेंस की फिलॉसफी उसने जनरेट की। तो चले, हेगल का तो मुंह है कि वो ये करता है और ये बोले, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने हेगल को भी नहीं पढ़ा सही तरीके से, वो इस पर ईमान लाकर जो इल्म के मोती बिखेर रहे हैं, उससे जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, वो कयामत में ही जाके उनको पता चलेगा कि हजरत ने जो बयान फरमाया है इसकी तो फाउंडेशन जो है वो हेगल के पास थी या मार्क्स के पास थी। और वो इसी तरीके से पुराने तसव्वुरात को की बैशिंग करते करते तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। तो आप लोगों के गोश गुजार करने की बात ये थी कि जैसे मैंने बताया कि मुझे अपनी अम, अम्मा जी हैं, वो आई भी है आजकल मैदान में, मार्केट में, और वो हर वक्त ये बताती हैं कि किताब को दोस्त बना लो, किताब को दोस्त बना लो। तो किताब एक इंसान है, और कोई आदमी आपसे ये कहे कि हर इंसान को अपना दोस्त बना लो, हर इंसान को अपना दोस्त बना लो, तो उससे तुम कुछ सीखोगे, बिल्कुल सही है, हर इंसान को आप दोस्त बना लो। लेकिन अगर वो रेपिस्ट है तो आप उससे रेप करना सीखोगे, और अगर वो जो है वो अ, खुदा परस्त है तो उससे खुदा परस्ती सीखोगे, अगर वो शर परस्त है तो शर परस्ती सीखोगे। तो इसी तरह किताबें भी होती हैं। ये कहना कि कोई चीज कागज के एक लिबादे में ओढ़ कर तुम्हारे सामने आ रही है तो वो तो अच्छी हो गई, और एक गोश्त पोस्ट का चलता फिरता आदमी आ रहा है तो वो बुरा हो गया, ये तो जाहिर है कि एक अहमकाना बात है। तो जाहिर है कि ये बेचारे ज्यादातर ऐसे लोग जो हैं वो अदब पढ़े हुए ही लोग होते हैं, और ये समझते हैं अदब किताब के जरिए आता है। तो एक बहुत बड़ा फलसफी है विटकेंस्टाइन। विटकेंस्टाइन का ये ख्याल है कि जो वैल्यूज आती है ना, वो मेटाफिजिकल सब्जेक्ट से आती है, ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। सही है। तो ये जो मेटाफिजिकल सब्जेक्ट की इंटीग्रेशन है, उसको बिल्कुल माइनस करके डायरेक्टली आप एक एंटाई थीसिस और सिंथेसिस की बुनियाद पर जो तब्दीली पेश करते हैं, वो डायलेक्टिकल अप्रोच की बुनियाद बनती है। अभी मैंने आप लोगों को ये तीन चीजें नहीं बताई। नंबर वन, कि डायलेक्टिकल अप्रोच क्या है, ये नहीं बताया मैंने आपको। मैंने सिर्फ ये बताया कि जो लोग डायलेक्टिकल अप्रोच को प्रिज्यूम करके लिखते हैं, उनका जो बेसिक, जो यानी कि आपको नजर आएगा, जो उनमें जो कॉमन डिनोमिनेटर है जिससे आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, वो ये कि ये आइडिया अपनी उम्र पूरी कर चुका, अब इस आइडिया में कुछ नहीं बचा, और ये जो कदर थी किस्सा पारीना हो चुकी, और ये अकदार किस्सा पारीना हो चुके। इसका मतलब ये है कि कोई भी कदर, कोई भी वैल्यू, कोई भी आइडिया, कोई भी दावत, कोई भी निज़ाम अबदी नहीं होता, और उसको रिजेक्ट करना ही, उससे उससे दामन छुड़ा लेना ही बुनियादी तौर पर इंसान होने का शर्त है। ये एक बुनियादी यानी कि क्लू है टू डिटेक्ट that whether this has been written in the context of dialectical approach. Uh, uh, और ये जो अप्रोच है, अगर इसमें डायलेक्टिकल फाउंडेशन एक्सप्लिकेट नहीं हुई भी, तो एक आम आदमी के बस से बाहर है कि वो एट द एंड ऑफ द बुक कायम रह सके उन आइडियाज पे जो उसको मजहब से मिल रहे हैं, या उनके आबा और अजदाद से मिल रहे हैं, या उनको अ, वो ये समझते हो उन आइडियाज के बारे में कि ये अबदी आइडियाज हैं, आफाकी आइडियाज हैं, ये मुमकिन नहीं रहेगा उसके लिए। मैं ये कहता हूँ कि आप अगर किसी आइडिया को छोड़ते हैं, गिव अप करते हैं, तो आपके पास उसकी फाउंडेशंस होनी चाहिए।
लेकिन डायलेक्टिकल अप्रोच इतनी खूबसूरत अंदाज के अंदर अपने ताने बाने बुनती है कि लोग अपने आइडियाज को गिव अप भी कर देते हैं, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस अप्रोच वो पीछा छुड़ा लेते हैं, और हर नए आने वाले आइडिया को पिछले आइडिया से उसूली तौर पर बेहतर समझते हैं। ठीक है। तो अभी मैंने जो बातें की हैं बहुत मुश्किल बातें हैं, क्यों? क्योंकि उसके पीछे मैंने कोई अभी तक ना तो कोई फिलोसफी ऑफ माइंड पेश की है, ना कोई कोई डायरेक्ट रेफरेंस आर्गुमेंट की फॉर्म में पेश किया है। मैंने बार बार थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का टर्म इस्तेमाल किया है, जिससे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये तो बता ही नहीं रहा कि थीसिस क्या है, एंटीथीसिस क्या है, सिंथेसिस क्या है। मैंने आज आप अभी तक आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि माजी को देखने का, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज को देखने का एक तरीका ये है कि आइडियाज की उम्र पूरी हो जाने के बाद उस आइडिया से कोई उम्मीद वाबस्ता रखना कि इसको दोबारा से प्रैक्टिस करके हम अपने मसाइल को हल कर लेंगे, नामुमकिन हो जाता है डायलेक्टिकल अप्रोच में ट्रेंड हुए हुए माइंड का, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पेश करता है। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई बात समझ में आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। फिर मैं आपको थोड़ी सी इसकी फिलॉसफी ऑफ माइंड भी पढ़ाऊंगा, और फिर यही बताऊंगा कि इसके मेजर इश्यूज क्या है। अभी मैंने आपको जो बातें की हैं, क्या डज इट मेक सेंस टू यू और नॉट? जी जी सत्ता, अपना वो स्क्रीन तो ओपन कर लिया करो, देख तो लूं तुम्हारी उम्र कितनी है। क्वेश्चन कर रहे हो या क्या हाथ उठा रहे हो? सर सॉरी, मेरे फोन का टच कोई प्रॉब्लम कर रहा था तो वो ऑटोमेटिकली प्रेस हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो तुम समझ हाँ चलो बोलो। समझ आ गई आपने जो अभी तक समझाया सर। क्या समझ में आया भाई? मुझे लग रहा है नहीं, जब समझ में आया, मुझे नहीं लग रहा है कि समझ में आया। सर आपने बताया कि डायलेक्टिकल अप्रोच से जो लोग, जो ऑथर्स वगैरह बगैर डायलेक्टिकल अप्रोच को बताए हुए कि हम डायलेक्टिकल अप्रोच यूज कर रहे हैं, एक तो वो शरारत करते हैं, दूसरा जब कोई माइंड उससे इन्फ्लुएंस होता है तो वो फिर अपने अपने जो है पुराने आइडियाज को क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, या उनके साथ कंफर्म नहीं कर सकता, और उसी डायलेक्टिकल आइडिया के एक बाउंड्री के अंदर आ जाता है। जी। और इसकी सबसे ज्यादा जो चोट पड़ती है वो कहाँ कहाँ पड़ती है सबसे ज्यादा? सर इसकी सबसे ज़्यादा चोट, मतलब गैर इंसानियत पैदा हो जाना, किताबों से मोहब्बत और आइडियलिस्ट दुनिया में चले जाना शायद। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि किस सेट ऑफ आइडियाज के ऊपर। दीनी आइडियाज इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, और उसकी वजह से जो है वो क्या कहते हैं कि वो भी इसको एक इर्तिकाई अमल समझते हुए इस्लाम के भी इर्तिका पर जो है वो यकीन रखते हैं। जी। इस्लाम इस्लाम के इर्तिका पे नज़र रखते हैं, और वो ये बताते हैं कि पहले जो थे वो इंसान जो थे वो कम अक्ल थे, कम फहम थे, और यानी कि उनकी जहनी सतह वीक थी। इसलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए पैगंबर भेजते रहे। और फिर जब इंसानियत इतनी मैच्योर हो गई कि अब किसी नए पैगंबर की ज़रूरत नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये आम आम तौर पे कहते हैं। और अब जो है वो अल्लाह ताला ने नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो ये
इस नबूवत के दरवाजे को बंद करने का ये मतलब वो लेने को तैयार नहीं है कि क़यामत करीब है भाई, है। तो ये वो लेने को तैयार नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो अब इर्तिका है, और इर्तिकाई अमल में शरीक होने के लिए सब हलाल को हराम, हराम को हलाल करते चले जाओ, क्योंकि अब तो बहुत दिन तक रहना है यहाँ पर, है ना। तो फिर ये इस्लाम की हुदूद और क़ुयूद के अंदर चलते रहने का क्या सवाल है, क्योंकि अब तो पता नहीं कितने सदियां करोड़ों साल अभी बाद आएगी क़यामत। तो उस वक्त तक ये मुसलमानों के जो अ, या घिसे पिटे आइडियाज हैं, इनके तहत हम तो तारीख के डब्बे रेल में पीछे रह जाएंगे, डब्बा पीछे चला जाएगा। लिहाजा वो कहते हैं कि बस अब इज्तिहाद का दरवाज़ा खोल के हर चीज़ को जो है हराम को हलाल करते चले जाओ। वो तो उस वक्त इसलिए हराम कर दिया था कि उस वक्त लोग ऐसे ही बेवकूफ़ टाइप के थे। अब तो माशाल्लाह बहुत ही आला निज़ाम ज़िंदगी है, रैशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। ये इंसानी इर्तिक़ा के मज़ाहिर हैं। इसके नतीजे में अब आपको ज़रूरत नहीं है उन हुदूद और क़ुयूद की, वो क्या, वो तो फजूल था। तो ये भाई जो है माशाल्लाह कर रहे हैं, लोग बड़े बड़े लोग हैं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया भी कि उनका जो तुर्रा होता है वो यूं ही मना कर रहा होता है, मना कर रहा होता है, हिल रहा होता है सर के ऊपर, लेकिन जबान नीचे जो लल्लो है वो चल रही होती है, ठक 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 ठक। तो वो उसकी वजह ये होती है कि वो मुकाबला कर नहीं पाए डायलेक्टिकल अप्रोच का, और यानी कि वो मकतूल हुए इल्म की दुनिया में डायलेक्टिकल अफवाज के सामने। और और उन्होंने फिर यही बताया कि दरअसल हम लोगों के डिफीट होने की वजह यह है कि हमने डायलेक्टिकल प्रोसेस में हम बहुत पीछे रह गए। फिर आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, अब आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े नेक लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने मुसलमान देखा पाकिस्तान में, और इस्लाम देखा अमेरिका में और फ्रांस में और बरतानिया में, है। तो ये आप लोगों ने बहुत इस तरह के देखे होंगे सफ़रनामे लिखने वाले पंजाब में भरे पड़े हैं, यानी कि बहुत सारे जो साहिब किताब होते हैं वो अपनी अय्याशी को जाके लिख देते हैं सफ़रनामे की सूरत में, वो जो अब उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हज़फ कर देते हैं, जो ऐसी चंपूगिरी की बातें होती हैं वो लिख देते हैं कि मैं वहाँ गया, जेल खाना ऐसा ज़बरदस्त था और ये ऐसा था और वैसा था। तो अल्लाह ने हम लोगों के सामने, हम तो पिछले 30 साल से ही बता रहे हैं कि भाई ये डायलेक्टिकल प्रोसेस या हिस्टोरिसिज्म या जो है एवोल्यूशन या जो है वो प्रोग्रेस का जो आइडिया है, ये स्पेसिफिक यूरोसेंट्रिक है, और वो कैमोफ्लाज करता है उस पूरी जुल्म और बर्बरियत और बहीमियत को जिसे जिसे उन्होंने 200 साल तक प्रैक्टिस किया, और उसके नतीजे में इस्तेसाल किया तकरीबन 4 बर्रे आज़मों का, इंसानों के, और एक बर्रे आज़म जिसपे इंसान तो नहीं था, वहाँ बेचारी वेल्स थी उनका, और लाखों करोड़ों इंसानों को कत्ल किया। और उसके बाद उन्होंने माल जमा कंसंट्रेट कर लिया एक जगह पे बहुत ज़्यादा। तो हमारे जो भाई हैं, जो सफ़रनामे वाले जो भाई होते हैं, तो ये बताते हैं कि वो इर्तिका की कौन सी मनाजिल तय कर चुके हैं, लिहाजा वो उसी तनाजुर के अंदर ये बताते हैं कि मुसलमानों को भी इर्तिका की उन्हीं मदारिज से गुजरना होगा, और अगर वो नहीं गुजरे तो जाहिर है कि वो किस्सा पारीना हो जाएंगे। सही है। तो उनमें से अक्सर के बारे में हम यकीन से हम नहीं तो कम से कम मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उन्होंने कभी उसको पढ़ के नहीं देखा होगा, उन्होंने उनको इत्तला नहीं होगी कि इसके पीछे कौन सी फिलॉसफी ऑफ माइंड है, किस किस्म की मेटाफिजिक्स है, और जब ये फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस चलता है तो व्हाट अपेरेंट टू योर कॉन्शियसनेस, ये हजरत को इत्तला नहीं होती। ठीक है। तो खैर, तो ठीक है, ओके। तो अभी अगर कोई और बात पूछनी है तो पूछ लो।
हम्म। अच्छा जी, देखिए पहले इसकी जो वो है फिलोसफी ऑफ माइंड पे जाने से पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि हम जब आइडियाज को देखते हैं या आइडियाज को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आइडियाज के जरिए ही हम सच तक पहुंच सकते हैं। सही नहीं? यानी कि जैसे फर्ज किया कि कोई भी सच्चाई का दावा होता है, कोई भी इंसान कोई सच्चाई का दावा करता है, मैं करूं, आप करें, कोई पॉलिटिकल लीडर करे, कोई फिजिस्ट करे, मैथमेटिशियन करे, कोई भी फील्ड ऑफ नॉलेज का आदमी कोई सच्चाई का दावा करता है, तो वो सच्चाई का दावा मुमकिन ही नहीं है जब तक कि आप उन आइडियाज को समझे बिना उस सच्चाई को समझ सके। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी सच्चाई के ऊपर ईमान लाते हैं या किसी सच्चाई को कबूल करते हैं, तो वो बुनियादी तौर पर क्या होता है? वो बुनियादी तौर पर एक सेट ऑफ आइडियाज ही होता है। और सेट ऑफ आइडियाज एक बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स पैदा करता है। और वो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स जो होती हैं, वो ही दरअसल आपकी सच्चाई होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि सच्चाई एक एक अलग चीज है और सच्चाई का बयान एक अलग चीज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फर्ज करें कि एक पहाड़ है जो कि खड़ा हुआ है अपनी जगह पर। लेट सपोज के माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ है और माउंट एवरेस्ट एक ऊंचा पहाड़ है, और फर्ज कर लेते हैं कि ये सच है कि वो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो माउंट एवरेस्ट का होना एक सच है। माउंट एवरेस्ट का होना एक सच है। लेकिन फर्ज करें कि हम लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़ दुनिया में कौन सा है? और फर्ज किया कि एक आदमी, जैसे मेरी तरह का आदमी जो केडीए फ्लैट्स नॉर्थ नाजिमाबाद में पैदा हुआ, तो हमारे घर के सामने, बिल्कुल फ्लैटों के सामने भी एक पहाड़ी थी। सही है? तो उसके पास पहाड़ का यही एक तस्वुर है और सबसे ऊंचा पहाड़ यही है। वो जाहिर है कि करीब करीब में सबसे पहाड़ सिर्फ वही है, तो हम ये कहें कि ये सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो लेकिन एक इंसान जिसने दुनिया जहान के पहाड़ों को देखा है, या उसको पता है कि किसकी हाइट कितनी होती है, किसकी हाइट कितनी होती है, किसकी हाइट कितनी होती है, वगैरह वगैरह, तो वो अगर हमें ये बताए कि भाई देखो, जिस पहाड़ को तुम बहुत ऊंचा समझ रहे हो, तो कोई पहाड़ ही नहीं है, ये तो बेस कैंप जब लगता है ना पहाड़ों का, उसकी हाइट इतनी होती है, इससे बहुत ऊंचे होते हैं पहाड़। तो फिर वो मुझे एक लफ्ज बताए, माउंट एवरेस्ट या K2 या नांगा पर्वत, तो ये लफ्ज है मेरे लिए। सही है ना? लेकिन फिर उन लफ्जों को वो बयान करेगा एक सेट ऑफ आइडियाज की बुनियाद पे। फिर वो मुझे बताएगा कि उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, फिर उनकी हाइट क्या है, फिर उनके बारे में दुनिया में क्या क्या कहा गया है। फिर वो मुझे तस्वीरें दिखाएगा, वीडियोस दिखाएगा, ये करेगा वो करेगा। तो पहाड़ से माउंट एवरेस्ट तक का सफर मुमकिन नहीं है बगैर एक सेट ऑफ आइडियाज के। और वो सेट ऑफ आइडियाज मुमकिन नहीं है, अंडरस्टैंडेबल, कि अगर वो आइडियाज सिस्टमैटिक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की सूरत में कनेक्ट ना हो। तो वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है, वो अगर मेरे लिए एक्सेप्टेबल हो जाए, अंडरस्टैंडेबल हो जाए, या वो मेरी समझ में आ जाए, तो मैं उसे सच मान लूंगा। तो एक उसूली बात यह है कि जो भी सच, जिसे आप सच कहते हैं, वो प्रोडक्ट होता है उस सेट ऑफ आइडियाज का जो आपके माइंड में है। और वो सेट ऑफ आइडियाज एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स पैदा करते हैं, और वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एक दूसरे के साथ एक मजबूत निज़ाम में जब जुड़ जाती हैं,
तो आपको लिए उस सच को कबूल करना मुमकिन हो जाता है, और सच के साथ साथ उसको बयान करना भी मुमकिन हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एवरेस्ट पहाड़ का होना एक सच्चाई है, लेकिन एवरेस्ट पहाड़ के बार का बयान भी एक सच्चाई है। फर्ज करें कि एवरेस्ट पहाड़ तो मौजूद हो, लेकिन एवरेस्ट पहाड़ के ऊंचे होने का बयान मौजूद ना हो, तो ये मुमकिन है कि दुनिया में ज्यादातर लोग इस सच्चाई को मानने पे तैयारी ना हो कि एवरेस्ट पहाड़ कोई चीज है भी, एवरेस्ट पहाड़ सबसे ऊंचा पहाड़ है भी। क्यों? क्योंकि ट्रूथ जो होता है वो स्टैंड करता है, वो आपसे आपकी चमचागिरी नहीं करता, आपके आगे हाथ नहीं जोड़ता कि उसे सच मान लिया जाए, क्योंकि वो तो है। जब आप उस के होने की सच्चाई को कबूल करने के लिए आर्टिकुलेट करते हैं उस सच्चाई को, तो आपको आइडियाज की भी जरूरत पड़ती है और सेट ऑफ आइडियाज की भी जरूरत पड़ती है। क्या ये दूसरी बात आप लोगों की समझ में आई? ये मैं जो बात बता रहा हूँ ये एक मुश्किल बात बता रहा हूँ, बगैर हेगल को टच किए या मार्क्स को टच किए। तो यहाँ पर ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि आपके माइंड में जितने भी सच्चाइयां हैं, जिन चीजों को वो रेफर कर रहे हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, जैसे कि कायदे आजम का मज़ार, जैसा कि ताजमहल, यानी कि एक तो किसी चीज का होना है और एक किसी चीज के होने का बयान है। तो आप जो है किसी चीज के होने या ना होने का इन्हिसार आपके इदराके वजूद के लिए ज़रूरी नहीं है, आपका इदराक होना उसके लिए, उसके होने के लिए ज़रूरी नहीं है, वो तो है। हाँ, आपका उसको सच्चा मान लेना डिपेंड करता है एक सेट ऑफ आइडियाज़ पर और एक बॉडी ऑफ स्टेटमेंट पे। अगर वो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट और सेट ऑफ आइडियाज़ आपके लिए मुस्तकिल हैं, कॉरिस्पॉन्ड हो रहे हैं, और आपने फिर जाकर उन सेट ऑफ आइडियाज और बॉडी ऑफ स्टेटमेंट की बुनियाद पर अपनी आंखों से जाके ताजमहल देख भी लिया, या अपनी आंखों से कायदे आजम का मज़ार देख भी लिया, अपनी आंखों से जाके माउंट एवरेस्ट को देख भी लिया, सही है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको उस सच्चाई पे जिसे आपने थ्योरेटिकल प्लेन पर कबूल किया था, एक्चुअल लेवल के ऊपर, सब्सटेंटिव लेवल के ऊपर, कंफर्मेशन की बुनियाद पर आप अपने उस सच्चाई को रिजुविनेट कर लेंगे। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई या नहीं? किसी के समझ में आ गई है ये तो वो मुझे बता दे। कोई दूसरा बंदा जो जिसने अभी बात की थी, उसका क्या नाम था पता नहीं, लेकिन कोई दूसरा बंदा बताए। और भाई समझ समझ में आया या नहीं? जी सर, आगे। तो बताओ फिर क्या, तुमने ही पहले बताया था क्या? जी सर, इसीलिए मैं आगे नहीं बता रहा। आप कहते हैं तो बता देता हूँ। नहीं, ये तो मतलब ये तो जिस तरह कोरोना के अंदर एक क्लास होती थी, पूरी क्लास के जो बच्चे होते थे वो एक लड़के को चंदा जमा करके दे देते थे कि जब भी सर जो है वो पूछें तो तुमने ना आवाज निकाल देना कोई, हम लोग तो सब सो रहे हैं। तो तुम लोग तो ये तुम इसको सुकरात, अभी सुकरात ही नाम है तुम्हारा? सुकरात, जी सर। अच्छा। सुकरात को ही तुम लोगों ने बिठा दिया है इसके ऊपर। कोई दूसरा भाई बताए। सर ये सवाल कर सकते हैं?
पहले ये बात तुम्हें समझ में आ गई, फिर सवाल भी सर करो। वो जो मुझे समझ में आया है कि एक अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक तस्वुर आपके माइंड में है और उसका एक एक्सप्रेशन है। सो अगर आपका जो एक्सप्रेशन और आपका जो तस्वुर है, उसके दरमियान एक अच्छा लिंक क्रिएट होता है, तो दिस विल बी ट्रूथ फॉर यू। हाँ, आप उसे ट्रूथ मान लें बिल्कुल। जी। और वो जो लिंक बनता है वो आइडियाज के जरिए ही बनता है। जी। और जितने बेहतर वो आइडियाज होंगे, जितने रिफाइंड वो आइडियाज होंगे, और उनसे फिर कनेक्टिंग लिंक बनेगा एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का। यानी कि दुनिया में जिन चीज़ों को लोग सच्चा मानते हैं वो एक्चुअली बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स ही होती है। अगर हम्म। तुम गौर करो, जैसे फर्ज किया कि फिजिक्स है, अब तुम्हारे पंजाब में तो बहुत बड़े बड़े फिजिस्ट मौजूद हैं। एक दो फिजिस्ट उन्होंने बड़े पैदा भी किए, और फिर दूसरे बाज बड़े इतने बड़े फिजिस्ट हैं कि वो दुनिया की हर मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। आपने जी। देखा होगा। तो बहुत बड़े बड़े फिजिस्ट हैं। तो फिजिक्स की जो हाकमियत है वो दुनिया पे कायम इसलिए थोड़ी है कि कोई वो वही के जरिए आए। फिजिक्स के आइडियाज जो थे वो एक बॉडी ऑफ स्टेटमेंट के जरिए आए। और बॉडी ऑफ स्टेटमेंट रिलाई करती है कुछ सेट ऑफ आइडियाज के ऊपर। वो सेट ऑफ आइडियाज जो है वो आगे चलकर फिजिक्स के जो बड़े लोग थे उन्होंने उसको लेबॉर्ट्री के अंदर साबित किया, उसको यानी कि एम्पेरिकली वेरीफाई किया, उसे कंफर्म किया, उसको सब्सटैंशिएट किया, और फिर उस बॉडी ऑफ स्टेटमेंट की बुनियाद पे इंसानों को वो करके दिखाया जो इंसान जो थे वो के वहमो गुमान में नहीं था। और उन्होंने इंसान के की जो फिजिकल लिमिटेशंस थी, फिजिक्स के जरिए सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, जो कि बुनियादी तौर पर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ही हैं और क्लस्टर ऑफ आइडियाज ही हैं, उनकी बुनियाद पर उन्होंने उनको ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल के दी, ऐसी गैजेट्स बना के दिए, जिसके नतीजे में इंसानों का जो ईमान था वो फिजिक्स के सच्चे होने के ऊपर रासिख होता चला गया। इतना यानी कि रासिख हो गया फिजिक्स के ऊपर लोगों का ईमान कि उन्होंने फिजिक्स की बुनियाद पर मजहब को परखना शुरू कर दिया, फिजिक्स की बुनियाद पर इंसानी ताल्लुकात को समझना शुरू कर दिया। और आप लोगों को शायद पता हो या पता नहीं है कि अब तो जो है वो हालत ये है कि लोग जो है मल्टीकल्चरलिज्म को क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और सक्सेसफुली कोर्स पढ़ाते हैं। और वो कोर्सेज जो हैं वो बड़े बड़े वैल्यूएबल कोर्सेज समझे जाते हैं दुनिया भर के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स एक सच है, या फिजिस्ट सच्चाई का दावा रखते हैं, तो उसके पीछे एक सेट ऑफ आइडियाज है और एक बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है। और वो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट के बारे में आम तौर पर जो आम लोग घूम रहे हैं, और वो जो बड़े बड़े फिजिस्ट हैं वो भी नहीं बताते लोगों को कि भाई वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो मारूजी हैं, या ऑब्जेक्टिव है, या रिलेटिव है। और ये वो नहीं बताते। लेकिन ये कि जो उन्होंने फिजिक्स पढ़ी है और जो फिलोसफी ऑफ साइंस पढ़े हुए लोग हैं, और फिलोसफी ऑफ साइंस के साथ हिस्ट्री ऑफ साइंस भी पढ़ी है उन्होंने, तो उनको ये बात वाजे हो जाती है कि उसी फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे सेट ऑफ आइडियाज हैं जो एक ऐसी बॉडी ऑफ स्टेटमेंट डेवलप करते हैं जिसमें जो ट्रूथ है वो कंटेस्ट होता है एक उसी फिजिक्स के पैराडाइम में एक दूसरे सेट ऑफ आइडियाज और एक दूसरी बॉडी ऑफ स्टेटमेंट से। और आपके लिए मुमकिन नहीं होता कि दोनों सच्चाइयों को बैक वक्त कबूल करें, विच अपीयर्स टू बी कॉन्ट्रडिक्टरी। अगर फिजिक्स के अंदर हम कह देते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, तो ये बहुत खतरनाक बात है और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स में कॉन्ट्रडिक्शन जो होती है वो मिस्टेक होती है। ये कोई अदब नहीं है। जाहिर है कि वही लोग जो कि फिजिक्स के अंदर ऑब्जेक्टिविटी का दावा करते हैं वो ही रात को शाम को कुकूज डेन में बैठ के जो है वो शेर व शायरी के ऊपर कॉन्ट्रडिक्शंस को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं।
लेकिन ये उनके बस से बाहर है कि वो फिजिक्स के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस को अप्रिशिएट करें। क्यों? क्योंकि इट्स द कंडीशन ऑफ द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड द बॉडी ऑफ स्टेटमेंट to eradicate the contradiction as far as the truth and the validity of the truth is concerned. तो जो दानियाल ने सवाल किया या दानियाल ने समझा, ये उसूली बात है। उसूली बात ये है कि केमिस्ट्री जो है वो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, एक बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स है, एक सेट ऑफ आइडियाज है, और वो अपनी इंपेरिकल वेरीफाइबिलिटी और कंफर्मेटरी कैपेसिटी की बुनियाद पर अपने ट्रूथ को क्लेम करती है, और इसके नतीजे में बहुत सारे मसाइल को केमिस्ट्री हल करती है। और इसी तरीके से जो भी फील्ड ऑफ नॉलेज है, जो भी फील्ड ऑफ नॉलेज है, वो एक सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बॉडी ऑफ स्टेटमेंट ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो जो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट है जिन आइडियाज के ऊपर खड़ी हुई है, अगर वो आइडियाज कोलैप्स कर जाए, तो उसके नतीजे में वो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट भी कोलैप्स कर जाती है, और कॉन्सिक्वेंटली वो ट्रूथ भी कोलैप्स कर जाता है। और ये एक उसूली बात है कि कब तक के कोई ट्रूथ बरकरार रहता है, ये डिपेंड करता है कि कब तक के उसके फाउंडेशनल आइडियाज जो हैं वो सरवाइव करते हैं इल्म की दुनिया पर, और कॉन्सिक्वेंटली उसके नतीजे में इमर्ज होने वाली बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स। और वो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट जो है अगर ट्रूथ की डिसइंटीग्रेशन वो की वजह बनती है, तो इसका मतलब है कि वो आइडियाज अपनी जगह खो चुके या अपनी जगह बरकरार नहीं रख पाए। लेकिन हमारी माशरों के अंदर जो यही लोग जो कि डायलेक्टिकल अप्रोच के मारे होते हैं, वो बुनियादी तौर पर साइंस की दुनिया में बहुत सारी होने वाली रिलेटिविटी के बारे में खामोश रहते हैं, और साइंस पर अपना ईमान बरकरार रखते हैं एज अ मेथडोलॉजी टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। और मज़हब के अंदर अगर उन्हें कोई सेट ऑफ आइडियाज़ की antithesis by virtue of scientific investigation or by virtue of any anthropological analysis or कोई empirical verification of the denial of the claim made by the religious clergy, तो वो जो है इसे सिर्फ उस आइडिया का डिनाइल नहीं कहते, बल्कि रिलीजन पर से का डिनाइल कहते हैं। लेकिन ऐसा ही काम जब फिजिक्स के अंदर होता है, ऐसा ही काम जब केमिस्ट्री के अंदर होता है, तो वो उसे डिनाइल ऑफ द केमिस्ट्री या डिनाइल ऑफ द फिजिक्स नहीं कहते, बल्कि डिनाइल ऑफ द आइडिया ऑफ क्लासिकल फिजिक्स या होल्स रूल या हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल वगैरह वगैरह इस तरह करते हैं। यानी कि मेन जो डोमेन होता है बॉडी ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पैराडाइम जो होता है नॉलेज का, उसके ट्रूथ से इनकार नहीं करते और रिलीजन के ट्रूथ से इनकार कर देते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि साइंस ने अपने आप को हार्मोनाइज किया है विद द पैसेज ऑफ द टाइम डायलेक्टिकल ट्रूथ से या डायलेक्टिकल अप्रोच से। और केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो या गो के वो व्हाट के क्वेश्चन को डील करते हैं, लेकिन जो व्हाट का क्वेश्चन का जो आंसर देते हैं वो अगर कंटेस्ट हो जाए, तो वो उस व्हाट के क्वेश्चन के कंटेस्ट के नतीजे में रिजेक्ट होने वाले आइडियाज को खैरबाद कह देते हैं और पैराडाइम ऑफ स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं, और इस तरह से वो आगे चलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडियाज को लेकर इंसानों के दो तरह के रवैये हैं। आइडियाज को लेकर एक रवैया ये है कि आइडियाज चूंकि ज़हन इंसानी की पैदावार होते हैं, लिहाजा अगर ज़हन इंसानी के अंदर कोई ऐसा दायरा है जो वो मावराए तारीख है और तारीख से ऊपर उठ सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके नतीजे में जो ट्रूथ पैदा किया जाएगा वो ट्रूथ अबदी होगा, एब्सोल्यूट होगा, एब्सोल्यूट होगा।
एब्सोल्यूट का मतलब होता है ट्रू फॉर ऑल टाइम्स, ट्रू फॉर ऑल टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आइडिया अपनी एब्सोल्यूटनेस के लिए या अपनी ऑब्जेक्टिविटी के लिए इन्हिसार करता है कि किस किस्म के माइंड की वो पैदावार है, किस किस्म के माइंड की वो पैदावार है। अगर माइंड जो है उसके अंदर कोई ऐसा दायरा या माइंड बजाते खुद अनचेंजेबल है और एब्सोल्यूट है, तो वो एक एब्सोल्यूट और ऑब्जेक्टिव आइडिया जनरेट कर लेगा, और वो एब्सोल्यूट और ऑब्जेक्टिव आइडिया सरवाइव करेगा तारीखी अमल के अंदर। और चूंकि वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, इसलिए उसका एंटाइथेसिस पैदा होना मुमकिन नहीं रहेगा। आमतौर पर एक एक स्कूल ऑफ थॉट तारीख के अंदर ऐसा रहा जो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ का कायल इसलिए था कि वो ये समझता था कि जहन इंसानी के अंदर ये सलाहियत है कि वो सच को वैसा ही देख सकती है जैसा कि सच है, और उसको वैसा ही बयान कर सकती है जैसा कि वो है, और वैसा ही कंसेप्चुअलाइज कर सकती है जैसा कि वो है। लिहाजा उसके नतीजे में जो दावा सच्चाई होगा वो एब्सोल्यूट होगा, सर्टन होगा, यूनिवर्सल होगा। एब्सोल्यूट का मतलब वो ट्रू फॉर ऑल टाइम्स होगा, सर्टन का मतलब वो चेंज नहीं होगा, और यूनिवर्सल का मतलब है वो तमाम आने वाले और गुजरे हुए इंसानों के लिए सच होगा। सही है? तो एक ये वाली चेन है, ठीक है, आइडियाज को लेकर। दूसरी चेन ये कहती है कि ज़हने इंसानी के अंदर कोई ऐसा दायरा मौजूद ही नहीं है जो तब्दील ना हो। ज़हने इंसानी बज़ाते खुद तब्दीली से दो चार है। लिहाजा वो ज़हने इंसानी जो आइडिया जनरेट करेगा या जो आइडिया बेयर करेगा, बेयरर ऑफ आइडिया जो है वो अगर ह्यूमन माइंड है और ह्यूमन माइंड ही तब्दील हो रहा है, तो इसके लिए मुमकिन नहीं रहेगा कि किसी आइडिया या सेट ऑफ आइडिया की अब्दियत का वो कायल हो, क्योंकि जो माइंड है जो कि बेयरर ऑफ द ट्रूथ है वो तब्दील हो रहा है। लिहाजा वो बेयरर ऑफ द आइडिया यानी कि माइंड अपने अंदर छुपे हुए या महफूज हुए हुए सेट ऑफ आइडियाज और उसके नतीजे में पैदा होने वाली बॉडी ऑफ स्टेटमेंट से मुतमईन नहीं रहेगा, क्योंकि जब वो तब्दील होगा तो वो जहन इंसानी उसकी मारूजियत को भी खो देगा, उसकी सदाकत को भी खो देगा, उसकी अब्दियत को भी खो देगा, और उसकी आफाकियत को भी खो देगा, और वो इतने सारे खोतों के साथ जाहिर है कि उस सच के साथ उसका चलना मुमकिन नहीं रहेगा। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी होगा कि एक खोते की तरह वो उन आइडियाज़ को खैर बात कह दे और नए आइडियाज़ की तरफ जाए। ये जो ये जो अप्रोच होगी, ये आइडियाज़ के रिलेटिविटी पे बिलीव करेगी, क्योंकि माइंड की रिलेटिविटी के साथ अटैच्ड है relativity of the truth भी और relativity of ideas भी, and consequently the body of statement भी। इस वजह से जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं या बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो किसी आफाकी सच्चाई को बयान करने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि जो बेयरर ऑफ आइडियाज है जो वही तब्दील हो रहा है, जिसके लिए हजरत मौलाना शाहरुख जो है फरमाते हैं कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी धूप है जिंदगी। सही, तो हर चीज बदल रही है, तो आप ही जब बदल रहे हो तो फिर आपके सच्चाइयाँ भी बदलेंगी, आपका इल्म भी बदलेगा, सब बदलेगा। तो ये दूसरी चेन ऑफ आर्गुमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि डायलेक्टिकल अप्रोच जो अपनी अपनी दलील रखती है, वो डायलेक्टिकल अप्रोच अपनी दलील जो है वो क्या बोलते हैं, एक खास किस्म की फिलॉसफी ऑफ माइंड में रखती है। अगर आप उस फिलॉसफी ऑफ माइंड को
अपने अंदर आपके पास उसका डिफेंस लाइन मौजूद है तो ठीक है, लेकिन अगर वो डिफेंस लाइन मौजूद नहीं है तो आपके लिए डायलेक्टिकल अप्रोच के सामने खड़ा होना मुमकिन नहीं है। तो डायलेक्टिकल अप्रोच एक ख़ास किस्म की फ़िलासफ़ी ऑफ माइंड जनरेट करती है, एक ख़ास किस्म की फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट रखती है, और वो फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट जो है वो जस्टिफाई करती है कि क्यों माइंड बदलता रहता है। हेगल के पास उसकी कोई और जस्टिफिकेशन है, मार्क्स के पास कुछ और जस्टिफिकेशन है। अभी हम ना मार्क्स पढ़ रहे हैं ना हेगल पढ़ रहे हैं, मैंने सिर्फ आपको क्लू दिया कि ये जो माइंड का तस्वुर है या माइंड की जो नेचर है उसके साथ जो है वो नथी हुई हुई है डायलेक्टिकल अप्रोच। और डायलेक्टिकल अप्रोच का ये नथी होना जो है वो बुनियाद फराहम करता है इस किस्म के फिलोसॉफिकल अप्रोच से। और जैसे मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि बहुत सारे जो थिंकर्स होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशनिंग बहुत अच्छी तरह करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जब कोई किताब लिखते हैं तो वो उस डायलेक्टिकल असम्पशन को एक्सपोज नहीं करते, बल्कि वो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ को इस तरह पेश करते हैं कि वो रिलेटिविटी ऑफ आइडियाज़, रिलेटिविटी ऑफ द ट्रूथ के साथ लग्गा खाती है, और इंसान ये समझता है कि पुराने आइडियाज़ का इन्हिदाम कैसे होता है और वो डिसइंटीग्रेट कैसे होते हैं, उनका एंटाइथीसिस कैसे जनरेट करता है, और वो इतने सटल मैनर में करते हैं, इतना सबलिमिनरी लेवल के ऊपर उसको पेश करते हैं कि वो आदमी जिसने फ़लसफ़ा टेक्निकली नहीं पढ़ा हुआ, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके बारे में जून इलिया की ये बात बिल्कुल सादिक आती है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में लिख रहे हैं जिनको पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो तो बगैर उसको पढ़े ही मैदान में आ जाते हैं। तो जाहिर है कि जो वो चवलें वो मारते हैं, उन चवलों के नतीजे में बहुत सारे लोग डैमेज हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हर्ट होते हैं, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उन्होंने जो चीज़ कबूल की है बड़ी ज़बरदस्त फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए उन्होंने ये अचीव किया है, लेकिन हकीकतन वो ईमान ले आते हैं डायलेक्टिकल अप्रोच की नॉन कंटेस्टेबिलिटी के ऊपर, जो कि डायलेक्टिकल अप्रोच ही की रैशनल के खिलाफ है। जैसे कि बाद में मार्क्स ने ये दावा किया कि अगर हेगल की बात ठीक है तो हेगल का सच उसके ज़माने का सच था, अब हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हेगल के सच के साथ हम चल सकें, क्योंकि हेगल इज एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन हिज हेड बिकॉज हिस्ट्री कैन नॉट मूव बाय इट्स हेड। तो मैं हेगल को उसके पैरों के ऊपर खड़ा करूंगा, लिहाजा उसने हेगल के हिस्टोरिसिज्म को रिजेक्ट किया और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म लिया। और फिर जब मार्क्स अपनी बात करके चला गया तो मार्लन पॉन्टे ने आके कहा मार्क्स वाज राइट टू क्रिटिसाइज हेगल दैट हिस्ट्री कैन नॉट मूव बाय इट्स हेड, हिस्ट्री मूव बाय इट्स फुट। तो मार्क्स ने मादा परस्ती या मादियत की बुनियाद पे इर्तिकाए तारीख और इर्तिकाए आइडियाज़ का तस्वुर दिया। तो मॉडर्न पॉलिटिक्स का कहता है कि बट मार्क्स वाज आल्सो wrong that history, yeah, it's true that history can move by its foot but history cannot think by its foot। सही है। तो इसका मतलब ये है कि डायलेक्टिकल अप्रोच जो है वो कोई नॉन कंटेस्टेबल अप्रोच नहीं है, लेकिन ये एक ताकतवर अप्रोच है, ये एक मजबूत अप्रोच है, इसके पीछे बड़ा सॉलिड और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फलसफा मौजूद है। अगर उससे मुतासर हो के कोई आदमी नवीद फ़िक्र वगैरह लिख दे और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने बहुत आला आला पाए के लिटरेचर प्रोड्यूस किया, और जाहिर है कि अदबी महफिलों के अंदर उसकी वाहवाह की जाती है, लेकिन अगर वो वाहवाह जो है वो शायरी की तरह ही है, जिस तरह सब लोग जो है पाकिस्तान में मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स जो हैं हबीब जालिब की तस्वीर अपने कमरे में लगा के रखते हैं और गरीबों का इस्तेसाल कर रहे होते हैं, अगर इसी सतह की एप्रिसिएशन है तो ठीक है, लेकिन अगर वो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में सब्सटेंशिएट होकर और मास स्केल के ऊपर लोगों पर इम्पोज होती है तो फिर उसको इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। और
उसको इंगेज करने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको पता हो कि डायलेक्टिकल अप्रोच कैसे फंक्शन कर रही है। अभी आपको यहाँ तक जो मैंने बात की है, अगर किसी को समझ में आई हो तो वो बयान करे, कोई दूसरा बंदा बयान करे। सुकरात जो है और दानिया, ये दो भाई तो माशाल्लाह इन्होंने बताया है और सही बताया, ऐसा ही है। मैं यही बता रहा हूँ अभी, और कोई बताए। बेचारे 15 लोग थे, ले दे के अब 13 रह गए, 2 शहीद हो गए। तो ये काफ़ी डेंस है, आई आई अंडरस्टैंड। लेकिन ये कि जो है वो ये आइडियाज जो है समझे बगैर आप मुकाबला कर नहीं पाओगे। हाँ, कोई और भाई अगर होश में है तो बता। जी तला। जी जी जी। सर एक्चुअली डायलेक्टिकल अप्रोच जैसे आप बता रहे हैं कि हर जमाने में अगर हम डायलेक्टिकल अप्रोच के हिसाब से देखें तो इनके प्रोपेगेटर्स का ये मानना है कि देयर विल बी कंटेस्टिंग सेट ऑफ आइडियाज, और उन कंटेस्टिंग सेट ऑफ आइडियाज के पीछे ऑब्वियसली कुछ सर्टेन उनकी सच्चाइयाँ होती हैं। पर यह कि वो तसव्वुरात और ख्यालात, उनकी जो मियाद होती है वो एक खास उम्र उनकी होती है, और जिसके बाद उनका इंतकाल हो जाता है, एंड देन एक नया सेट ऑफ आइडियाज आ जाते हैं। तो सर अगर इसी अप्रोच को लिया जाए तो फिर तो ऑब्जेक्टिविटी, एब्सोल्यूटनेस, तो फिर कहीं पे भी नहीं बचती। फिर जो सोशल साइंसेस के बड़े बड़े हमने इतने इदारे बनाए हुए हैं, और जो अ, वो एक पर्टिकुलर, जैसे आपने कहा कि पर्टिकुलर लगता है ऐसे है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज को प्रमोट करते हैं, फिर तो उनकी भी इजारादारी समझ से बाहर है कि अगर अगर हम इसी उसूल को सामने रखें कि भाई हर जमाने का एक सच होता है, तो फिर तो किस किस्म का सच है कि इकोनॉमिक्स हम पिछले 200-250 साल से हमें इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये किस किस्म का सच है कि जो एक खास किस्म की टेक्नोलॉजी है वो ही हमें उस पर लगाया जा रहा है, और उसकी उसूल के लिए हमें बड़े बड़े इदारे कायम करवाए जा रहे हैं, देन 16 साल और 18 साल तक हमें उसकी तालीम दी जा रही है। तो ये सब किस बात का है? ये तो सब बेईमानी हो जाता है अगर 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 कि यही सच है। तो मजहब और दीन तो फिर एक एक तरफ, इनकी खुद की अपनी सर्वाइवल जो है वो फिर खतरे में पड़ती नजर आती है। जी बहुत तो अच्छे, इस बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तला। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, तो ये लोगों तक क्लैरिफाई हो जाएगा। देखो, ये जो दोनों तरह के यानी कि डायलेक्टिकल अप्रोच के दो मज़ाहिर हैं, एक हिस्टोरिसिज्म है और दूसरा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, जो रीसेंट वर्ल्ड के अंदर हम देख रहे हैं। ये दोनों जो है तुम्हारे इस सवाल का जवाब ये देंगे कि रिलेटिविटी के साथ हम रिलेटिविटी और ऑब्जेक्टिविटी को जो है वो कॉन्ट्रडिक्टरी समझते हैं। लेकिन हेगल का कमाल ही ये है कि उसने ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ इन अ रिलेटिविस्टिक प्रोसेस बयान किया। इसका मतलब ये है कि हेगल वो आदमी है या एक ऐसा थिंकर है वेस्टर्न वर्ल्ड में जिसका कमाल ये है कि वो एक ऐसा फिलॉसफी ऑफ माइंड जनरेट करता है या एक ऐसी फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट देता है जिसके अंदर जो हाजिर और मौजूद सच है वो मारूजी होने के बावजूद भी मुस्तकिल नहीं रहता। इसका मतलब ये हुआ कि उसके ख्याल में ऑब्जेक्टिविटी मुमकिन है रिलेटिव प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स के अंदर। तो उसके लिए उसने पूरी एक मेटाफिजिक्स जनरेट की है। इसी तरीके से मार्क्स के पास भी ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल है इकोनॉमिक
स्ट्रक्चर्स की बुनियाद के ऊपर, और वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो प्रिवेलेंट हो जाता है उसके नतीजे में जो ट्रूथ जो उसे कॉरस्पॉन्ड कर रहा होता है वो ही मारूजी ट्रूथ होता है उस जमाने का। लेकिन जब मटेरियल कंडीशंस ट्रांसफॉर्म होती हैं तो वो ट्रूथ बुनियादी तौर पर अपनी एंटाइथेसिस जनरेट कर देता है और उसके नतीजे में एक नया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है। लेकिन मार्क्स हो या हेगल हो, बड़े कैनवस पे जब आप इंसानी तारीख को देखेंगे तो दोनों के जो सिस्टम्स ऑफ थॉट हैं उनके अंदर एक एंड ऑफ हिस्ट्री आपको नजर आता है, जहां पर आइडियाज का बाहमी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा, और जब बाहमी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एंड ऑफ हिस्ट्री। हेगल के पास वो एंड ऑफ हिस्ट्री है, मार्क्स के पास वो कम्युनिस्ट यूटोपिया है। और मार्क्स के नतीजे में जब कम्युनिज्म पैदा हो जाएगा तो उसके नतीजे में मटेरियल कंडीशंस इतनी फ्लरिश कर जाएंगी कि इंसान इस स्कैरसिटी को ट्रांसेंड कर जाए। और अगेन मैंने जैसे बताया आप लोगों को, मैं बहुत ज़्यादा आइडियाज थ्रो नहीं कर रहा, कि मार्क्स का भी एक ख़ास किस्म का फिलॉसफी ऑफ माइंड मौजूद है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मार्क्स एक मटेरियलिस्ट थिंकर है। मार्क्स ह्यूमन कॉन्शियसनेस को नॉन प्रॉब्लमेटिक समझता है। मार्क्स ये समझता था कि इंसान जुल्म इसलिए करता है, जंगें इसलिए करता है, कानून इसलिए तोड़ता है कि रिसोर्सेस कम है और उनके ऊपर नाजायज़ कब्जा किया हुआ है लोगों ने। जब वो नाजायज़ कब्जा उनसे छुड़ा लिया जाएगा और एक आदिलाना रियासत के मातहत ग्रोथ होगी तो वो ग्रोथ अबंडेंस के अंदर हो जाएगी, और अबंडेंस के अंदर जब ग्रोथ हो जाएगी तो उसके नतीजे में कोई जवाज नहीं रहेगा इंसानों के लिए चोरी करने का। क्योंकि अगर फर्ज किया कि आप कहते हैं मुझे 100 गाड़ियां चाहिए, तो 100 गाड़ियां अगर आपको मिल रही हैं तो गाड़ी चोरी करने का क्या सवाल है। अगर आप कहें मुझे 100 रोटियां चाहिए, तो 100 रोटियां जब आपको मिल सकती है, खानी तो आपने एक ही रोटी है, तो आप रोटी चोरी क्यों करोगे। जब आप कहोगे कि मुझे जो है 100 बोटियां चाहिए, तो 100 बोटियां जब आपको मिल रही हैं तो किसी का जानवर चुराने की क्या जरूरत है। तो वो कहता है कि ये उस वक्त होगा जब आप सोशलिज्म के अंदर एक तवील अरसे तक आलमी सतह पर जिंदगी गुजार लोगे। तो वो कहता है कि कानून ख़त्म हो जाएगा, जंगें ख़त्म हो जाएंगी, फौजें ख़त्म हो जाएंगी, रियासतें ख़त्म हो जाएंगी, जजेस ख़त्म हो जाएंगे, एंड स्टेट विल विदर अवे। स्टेट विदर अवे क्यों होगी? क्योंकि इंसान जुर्म करता नहीं है शऊरी बुनियादों पर, क्योंकि इंसान का जहन ठीक है, नॉन प्रॉब्लमेटिक है। वो जुर्म इसलिए करता है कि उसको मिल नहीं रहा होता, उसके पास उसके अदम मसावत होती है और उसको उसको रिसोर्सेज में उसका जायज़ हिस्सा नहीं मिल रहा होता, इस वजह से। तो अगर आप देखें पूरी दुनिया में जितनी भी हुकूमतें हैं, हमारे पास तो पता नहीं हुकूमत है या नहीं है, कहते हैं कि लोग है हुकूमत, तो हमारे यहाँ जो हुकूमत है या तीसरी दुनिया में जितनी भी हुकूमतें हैं उन सब ने, और जो सियासतदान है उन्होंने अपनी जो दुकान चमकाई हुई है वो इस बुनियाद पे चमकाई हुई है कि हमें क्यों इलेक्ट करो, क्योंकि हम स्कैरसिटी खत्म कर देंगे। तो जब हम स्कैरसिटी खत्म कर देंगे तो सब लोगों को पेट भर के खाने को मिलेगा, तो पहनने को कपड़ा मिलेगा, याशी मिलेगी, सब मिलेगा। तो फिर लोग जो है वो जुर्म नहीं करेंगे। जिस तरह हमारे बहुत बड़े आलिम है, बड़े ज़बरदस्त, वो चले गए कहीं पर वो देखने के लिए, अपना जेल जेल देखने चले गए यूरोप में कहीं पर, और फिर वहाँ जेल देखने के बाद उन्होंने इतनी तारीफें की, उन्होंने कहा यहाँ का तो जेल ऐसा है कि दिल चाह रहा है कि मैं यहीं पर कोई जुर्म करके रह जाऊं। सही है। तो वो ये बताएंगे कि देखें ये वो एफ्लुएंट सोसाइटीज़ की जेलें भी कितनी आला दर्जे की होती हैं, जो हमारे यहाँ के 5 स्टार होटल की तरह होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इर्तिका की सतह पर वहाँ पहुँच गए। लेकिन जब और ज़्यादा अबंडेंस होगी और पूरी दुनिया में अबंडेंस हो जाएगी तो कहीं पर भी आपको जेल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फौज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक के पास बेबहा होगा, तो वो लड़ेंगे क्यों।
लेकिन आपको पता है कि मार्क्स का जो कंसेप्शन ऑफ नॉन प्रॉब्लमेटिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस था, वो तो कंटेस्ट हो गया। आपको पता है कि आपने तो पढ़ा होगा, ये अपना सार्थ ने बताया कि भाई ये इंसानी कॉन्शियसनेस तो प्रॉब्लमेटिक है भाई। वो सब कुछ होने के बावजूद वो खुदकुशी कर लेता है, सब कुछ होने के बावजूद वो एंजाइटी में चला जाता है, सब कुछ होने के बाद वो मीनिंगलेसनेस में चला जाता है, वगैरह वगैरह। तो दोनों, चाहे वो मार्क्सिस्ट पोजिशनिंग ऑफ डायलेक्टिक्स हो या हेगेलियन पोजिशनिंग ऑफ डायलेक्टिक्स हो, दोनों जो है इन अ लॉन्ग रन, नंबर वन, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ के कायल हैं इन अ रिलेटिव प्रोसेस। दैट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग टू कंसेप्चुअलाइज फॉर समवन who are not aware about वेस्टर्न फिलोसफी। लेकिन इसको बयान किया जा सकता है। अभी हमारा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है, वरना हम ये तफसील से बयान कर देते। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि डायलेक्टिकल अप्रोच के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें लोगों तक कम्युनिकेट करना और ये बताना कि ये जो भाई बातें कर रहा है, इसके पीछे जो है वो बुनियादी तौर पर डायलेक्टिकल असम्पशंस है। और दूसरी बात ये बताने की कोशिश की कि ये जो कोई भी डायलेक्टिकल मॉडल हो, वो बुनियादी तौर पर एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स पर ही बेस करता है, और वो सेट ऑफ स्टेटमेंट एक सेट ऑफ आइडियाज के ऊपर बेस करती है। और सेट ऑफ आइडियाज का बेयरर चूंकि माइंड है, अब सवाल ये है कि माइंड किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, और माइंड को कौन सी चीज जो है वो तब्दील करती है, या माइंड की तब्दीली की बुनियादें क्या हैं। हेगल के पास माइंड की तब्दीली की बुनियादें कुछ और हैं, मार्क्स के पास माइंड की तब्दीली की बुनियादें कुछ और हैं। लेकिन दोनों के पास तब्दीली मौजूद है, लेकिन तब्दीली के साथ साथ मारूजियत भी मुमकिन है। जैसे हेगल के पास जो भी हिस्टोरिकल पीरियड है जो स्पिरिट ऑफ द एज को रियलाइज करता है, वो मारूजी है, ऑब्जेक्टिव है, सच है। लेकिन चूंकि जो आइडिया है वो अपने आप को ग्रो कर रहा है और इवॉल्व हो रहा है, लिहाजा उस ग्रोथ ऑफ आइडियाज के नतीजे में बहुत जल्द इंसानियत बहैसियत मजमूई उन आइडियाज के साथ अपना रैशनल कमिटमेंट बरकरार नहीं रख पाएगी, और वो आइडियाज की जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो वाजे हो जाएंगी। जब उन आइडियाज की कॉन्ट्रडिक्शन इंसानों के लिए वाजे हो जाएंगी, इंसानों के लिए उन सेट ऑफ आइडियाज के नतीजे में पैदा होने वाली बॉडी ऑफ स्टेटमेंट और उसका कॉरिस्पॉन्डिंग ट्रूथ कबूल करना मुमकिन नहीं रहेगा। लिहाजा इस कॉन्ट्रडिक्शन के नतीजे में एक नया सिंथेसिस जनरेट होगा जो कि स्पिरिट ऑफ द एज के मुताबिक होगा। उस स्पिरिट ऑफ द एज के मुताबिकत रखने वाले सेट ऑफ आइडियाज और उनके नतीजे में पैदा होने वाली बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स जो ट्रूथ इंसानों के सामने पेश करेंगी, इंसानों के लिए उसका उसका ताक़ुल मौजूद होगा और उनको वो चीज़ रैशनल लगेगी और उसको वो कबूल करेंगे, और उसके नतीजे में वो एक ज़िंदगी गुजारेंगे, निज़ाम बनाएंगे, अखबार बनाएंगे, पैमाना खैर व शर बनाएंगे, पैमाना अदल बनाएंगे। और फिर एक चूँकि वो जो आइडिया है वो अपने आप को मज़ीद अनफोल्ड कर रहा है, और जैसे जैसे वो आइडिया अनफोल्ड होगा, फिर ये जो एग्जिस्टिंग आइडियाज होंगे जो कि मारूजी समझे जा रहे होंगे, उनके पीछे जो सेट ऑफ आइडियाज होंगे उनकी कॉन्ट्रडिक्शंस वाजे हो जाएंगी, और उन आइडियाज की कॉन्ट्रडिक्शन के नतीजे में बॉडी ऑफ स्टेटमेंट contradictions पैदा करेगी, और consequently truth is going to be replaced by another synthesis and so on and so forth. So the Hegelian dialectics में thought change होती है, thought material conditions को change करती है। मार्क्स का सिस्टम उल्टा है, मार्क्स के पास material conditions थॉट जनरेट करती है, मटेरियल कंडीशन से थॉट जनरेट होती है, थॉट से आइडियाज जनरेट, आइडिया से सिस्टम्स ऑफ नॉलेज जनरेट होते हैं, और सिस्टम ऑफ स्टेटमेंट जनरेट, और उसके नतीजे में ट्रूथ इस्टेब्लिश होता है। जब मटेरियल कंडीशंस तब्दील होती हैं तो उसके नतीजे में थॉट तब्दील हो जाती है,
और वो सेट ऑफ आइडियाज तब्दील हो जाते हैं, वो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट तब्दील हो जाती है, कॉन्सिक्वेंटली वो ट्रूथ तब्दील हो जाता है। तो एक के नतीजे में माइंड मैटर को चेंज करता है, दूसरे में मैटर माइंड को चेंज करता है। जो चीज़ कॉमन है दोनों के अंदर वो ये कि ये सडनली नहीं होता बल्कि एक हिस्टोरिकल प्रोसेस में होता है। और हिस्टोरिकल प्रोसेस में जब तक कि आइडिया की कॉन्ट्रडिक्शन आपके सामने मौजूद नहीं होती या पैदा नहीं होती, चाहे वो थॉट की तब्दीली के नतीजे में हो रही हो या मादे की तब्दीली के नतीजे में हो रही हो, जब तक कि वो कॉन्ट्रडिक्शन वाजे नहीं होती आप उसे मारूजी तौर पर सच्चा मानते रहते हैं। और जब वो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाती है तो आपके लिए उस सच्चाई का इदराक करना और कबूल करना मुमकिन नहीं रहता। इस तनाजुर के अंदर, चाहे वो हिस्टोरिसिज्म के तनाजुर में लिखी गई किताबें हों या डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म के तनाजुर में लिखी गई किताबें हों, वो अपना ये पैगाम सब्लिमिनरी लेवल के ऊपर मुंतकिल करती हैं उन लड़के और लड़कियों को जिन्होंने फ़लसफ़ा बहुत अच्छी तरह नहीं पढ़ा। और इसमें बहुत सारे अफसाना निगार हैं, शायर हैं, अदीब हैं, फिल्म क्या कहते हैं, फनकार हैं। तो वो सब लोग जो है प्रोमोटर्स बन जाते हैं। सेकंड लेयर इंटेलिजेंशिया होती है ये, जो कि इसकी तरवीज करती है और तबलीग करती है और ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस करती है कि लोगों के लिए डायलेक्टिकल अप्रोच इतनी नेचुरलाइज हो जाती है कि बड़े बड़े मज़ाहिब की भी बेखनी करने से ये नहीं चूकते। और इसका असर और ज़ोर इतना होता है कि जो मजहबी लोग होते हैं, जो टट्टू होते हैं और जिन्होंने इनको चीज़ों को पढ़ा नहीं होता, वो खसो खाशाब की तरह इनके सामने बह जाते हैं और री इंटरप्रेट करते हैं पूरी मजहबी तारीख को इसी डायलेक्टिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और इसके इसके नतीजे में फिर वो जाहिर है कि ऊपर जाके तो इसका जवाब देंगे ही अल्लाह ताला को। तो लेकिन ये कि वो जो है मजहब की भी एक डायलेक्टिकल एक्सप्लिकेशन कर देते हैं। और हम जैसे जो होते हैं जिनके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, सही है, तो वो उन लोगों का ये चार लोगों में बैठ के सिवाय मजाक उड़ाने के और कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, रियासती इदारों में जाके बैठ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाके बैठ जाते हैं और बुली करते हैं उस आदमी की जो ये समझता है कि मजहबी सच्चाइयाँ जो होती हैं वो आफाकी होती हैं। ठीक है भाई। तो हाँ सरमद, आप कुछ कह दो आप। 4 मिनट है जी। सरमद आप। जी वालेकुम सर। जी सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। सर कुछ अर्सा पहले ना बड़े मशहूर मरूफ एक यूट्यूब चैनल है, उनके साबित चैनल ना जापान गए ना, तो उन्होंने जब वहाँ के पब्लिक टॉयलेट्स के कम्बोर्ड की हालत देखी तो उन्होंने कंपेयर किया कि यहाँ के जो कम्बोर्ड है ना वो हमारी मस्जिदों की दरियों से भी अच्छी हैं। मस्जिद की दरियों पे तो ये रफ्तार चैनल था, जो नाम भूल गया जो उनके। हाँ जी। तो इस तरह जैसे सर सैयद गए मुसाफरान लंदन में लिखा है ना, जी तो जी उसके बाद उन्होंने जो अप्रोच इख्तियार किया कि ये दोनों कैटेगरीज, ये डायलेक्टिकल अप्रोच ही कहेंगे हम इसको। नहीं नहीं वो अ, तो मैं ये नहीं कह रहा डायलेक्टिकल अप्रोच है। मैं सर सैयद तो नहीं थे, मतलब सर सैयद जो थे वो नेचुरलिस्ट थे और उन्होंने तो जब ईमानदारी से अपने नेचुरलिज्म को पेश किया। लेकिन ये कि अगर ये दोनों भाई जो हैं, मैं नहीं जानता कि कौन है ये सर सैयद के अलावा जो दूसरे भाई हैं, लेकिन मैं जो है वो ये कह रहा हूँ कि वो हो सकता है कि वो एवोल्यूशनरी मॉडल पे यकीन रखते हो। एवोल्यूशनरी मॉडल पे जो लोग यकीन रखते हैं वो हम पढ़ेंगे, वो डायलेक्टिकल अप्रोच के मुकाबले में कम फिलोसॉफिकल है और ज़्यादा वल्गर हैं। तो हो सकता है कि ये जो भाई हों ये एवोल्यूशनरी मॉडल पे ही यकीन रखते हो
और जैसे मैंने आपको बताया कि डायलेक्टिकल मॉडल एक एवोल्यूशनरी मॉडल है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही ताकतवर फलसफा मौजूद है। सही है, बहुत सारे लोग एवोल्यूशनरी मॉडल के अंदर हर गालिब को अपने से बेहतर समझना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो भी मगलूब हो जाता है उसे कमतर समझते हैं, और जो गालिब आता है वो चूंकि गालिब आ गया है इसलिए उसको ज़्यादा इर्तिकाई तौर पर आला समझते हैं, और जो गालिब कर लेता है वो भी अपने आप को ज़्यादा इर्तिकाई तौर पर बुलंद समझ रहा होता है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है, और ये हिस्टोरिकली ट्रू भी नहीं है। यानी कि गॉथ्स ने आकर रोमन एम्पायर को डिफीट कर दिया। गॉथ्स नंगे पुंगे जर्मेनिक ट्राइब थे, सही है, और रोमन्स जो थे वो महज़िब थे, ईसाइयत पर भी ईमान ले आए थे और बेहतर लोग थे उनसे, लेकिन वो डिफीट हो गए उससे। इसी तरीके से जो अपना ये जो मंगोल्स जब आए तो मंगोल्स जो थे वो गालिब आए, और मंगोलों ने बहुत ही महज़िब किस्म की तहजीबों को डिफीट कर दिया, और वो गालिब आ गए। तो अगर पर क्या कोई आदमी मंगोलों के गलबे को देख के समझे कि वो इर्तिकाई तौर पर कोई बुलंद लोग हैं क्योंकि वो गालिब आ गए, तो ये तो सही बात नहीं है। लेकिन ये कि चूंकि अंग्रेज़ हम पर गालिब आ गए थे, और इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ऐसा समझे कि वो हर तौर पर हर हिसाब से हमसे बेहतर हैं, जैसे लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे, जब आपको पता होगा कि बहादुर शाह जफर को पकड़ने के लिए भेजे टट्टू, यही हिंदुस्तानी टट्टू ही थे जो उनको गिरफ्तार करने के लिए आए चड्डियां पहने हुए। तो इन्होंने बहादुर शाह जफर के घर में घुसने के बाद बहादुर शाह जफर से कहा, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर अब ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। हाँ, तो क्या फरमाया उन्होंने, यही जफर का ही शेर सुनाया उनको। किसने सुनाया? कोई अंग्रेज ने थोड़ी सुनाया, वो तो यहीं के टट्टू ने सुनाया जो ईमान ले आया कि भाई अंग्रेज अब हमेशा के लिए आ गए। इसी बुनियाद पर उसने कहा होगा ना, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर अब ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने पलट के क्या जवाब दिया, गाजियों में जब तक जूं रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो उसने ये नहीं कहा कि हमारी डिफीट जो है वो तहजीब की डिफीट है, उसने कहा कि अगर गाजी लड़ सकते हैं हर सतह पे, और लड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तलवार लेके लड़े, आइडियाज की बुनियाद पे भी लड़ते हैं, इल्म की बुनियाद पे भी लड़ते हैं, अपने अखदार की बुनियाद पे भी लड़ते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जब तब तलक गाजियों में जब तक जू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो हिंदुस्तान की शमशीर ठंडी नहीं हुई। तो आपने देखा कि हिंदुस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोग पैदा किए, अच्छे पैदा किए, उन्होंने ऐसा इल्म पैदा किया जिसके नतीजे में वो उसको हम लोगों ने पढ़ा और हमें ये समझ में आया कि मगरबी तहजीब के अंदर भी बहुत सारी कमज़ोरियाँ, खामियाँ, कोताहियाँ, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। हमने उसको पढ़ा और चीज़ें सीखी, आइंदा आने वाले लोग हमसे बेहतर होंगे। तो ये तो डिपेंड करता है कि वो जो किस तरह से देख रहे हैं। ये तो जो औबाश टाइप के लोग हैं वो उनको सिर्फ झाड़ू और कचरा दिखाई देता है। तो जाहिर है कि मुसलमानों में अगर कचरा है तो मुसलमानों ने कब ये कहा है कि कचरा पैदा करो और वॉशरूमों को गंदा करो? ये कब कहा है मुसलमानों ने? मुसलमान अगर ये कर रहे हैं तो इस्लाम की बुनियाद पे कर रहे हैं। ये तो मगरिबी तहजीब की जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जाहिल काले अंग्रेज़ों ने की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर, उसके मज़ाहिर हैं वो आप देख रहे हैं। तो ये तो अगर आपको यकीन नहीं, आप जाके पढ़ लें, और रॉक्साना यूबन की किताब है एनिमी इन द मिरर, वो तो कहती है कि ये जो सारा का सारा गंद मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर है, ये मॉडर्निटी की अनसक्सेसफुल कॉन्क्रेटाइजेशन के नतीजे में पैदा होने वाले रिएक्शंस हैं, रिएक्शनरी एक्सप्रेशन है मुख्तलिफ किस्म के। कोई वायलेंट है, कोई ऑब्सक्यूरेंटिस्ट है, कोई जो है वो एग्जिस्टेंशियल है, हज़ारों तरह के रिप्रेजेंटेशन है। तो जाहिर है कि जब हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे और हमारे पास
ऐसे लोग इंशाल्लाह पैदा होंगे। तो एक ना एक दिन बहादुर शाह जफर का ये शेर जो है वो रियलाइज हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमारा टाइम खत्म हो गया। एक क्वेश्चन एक भाई ने और रेस किया हुआ है, वो बीच में हाथ रेस किया था, वो वो अगर पूछना चाहे पूछ ले, वरना फिर हम इसको खत्म करते हैं, नमाज पढ़नी होती है लोगों को। जी शुक्रा। सर मैंने पूछना था कि जो मॉडर्न स्टेट की जस्टिफिकेशन है वो भी डायलेक्टिकल एतबार से दी जाती है, तो क्या इसीलिए ये लोगों को रियासती अदारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं और पोजीशन भी, पावर भी इनको मिलती है? जी जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोग जो, हाँ, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अ, इस जो बुनियादी तौर पर वो सिर्फ ये कहते हैं कि रियासत को चलाने के लिए वो आइडियाज होने चाहिए जो आइडियाज बदलते हुए हालात के साथ बदल जाए। लेकिन अगर फर्ज किया कि रियासत को चलाने के लिए ऐसे आइडियाज हो जो कहें रियासत को तब्दील करो, ये तो फिर चलने वाली बात नहीं है। तो जाहिर है कि आप देखें पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही है। लेकिन अब तो आप लोगों की आंखों के सामने आपने देख लिया ना कि लोगों ने कहा था कि लिबरलिज्म और ह्यूमन राइट्स एक एवोल्यूशनरी फॉर्म में दाखिल हो गई है। और एक ज़माने में फुकुयामा ने कहा था एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ऑल विल बी फ्री मार्केट सेलिंग। और अब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन बाकी नहीं रहेगी। आप लोगों के सामने उन सारे लिबरल्स का मुंह काला हो रहा है, आप देख लो टीवी के ऊपर, डोनाल्ड ट्रम्प की बातें सुन लो। और जो जर्मन के अंदर जो राइट मूवमेंट है वो डेवलप हो रही है। बर्तानिया में अभी आपने अपनी आंखों के सामने देख लिया, इटली के अंदर आप देख रहे हो, फ्रांस के अंदर आप देख रहे हो। तो ये तो वापस से उसी उन्हीं आइडियाज की तरफ जा रहे हैं जिनको ये पीछे छोड़ के आ चुके हैं। तो बताने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर आपने देखा था इमरान खान के ज़माने के अंदर जो ट्रांसजेंडर बिल आपने पास किया, तो किससे पूछ के आपने वो पास किया? आपने कहा कि अमेरिका के अंदर ऐसा हो रहा है, यूरोप के अंदर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मर्द और औरत की कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को देखना जो है वो हमारा किस्सा पारी ना हो चुका। और जेंडर जो है वो महसूसात की बुनियाद पे, तो जाहिर है ये किसी शायर और या अदीब ने थोड़ी कहा। उसके नतीजे में पार्लियामेंटेरियन ने एक बिल बनाया, पार्लियामेंटेरियन ने बिल बनाकर इहदिना सिरातल मुस्तकीम की बुनियाद पर वो बिल पास किया। वो बिल पास करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। यू नो व्हाट आई मीन। तो फिर आपने देखा कि एक तूफान निकल आया आदमियों का, जो साड़ियां पहन के डीप नेक्स के साथ आकर लिपस्टिक लगाकर, ऐसे तक आदमी जिनके दो दो बच्चे हैं इंपेरिकल प्रूफ के तौर पर, वो भी साड़ियां पहन के आ गए कि अब मैं अपने आप को औरत महसूस कर रहा हूं। कहाँ गए अब वो साले? कहाँ है वो? डोनाल्ड ट्रम्प ने आके जब वहां पे जूते मारे तो ये यहां से क्यों गायब हो गए? सच है तो खड़े रहो, अब अपनी शलवार पहन के, साड़ी पहन के खड़े रहो, डीप नेक पहन के खड़े रहो ना। तो अल्लाह ताला ने सबका मुंह काला किया अच्छी तरीके से, और होगा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। आप देखेंगे कि इस दुनिया को कोई एब्सोल्यूट आइडिया नहीं चलाता, मटेरियल कंडीशंस नहीं चलाती। एक हकीकत है जिसने अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा किया, वो मौजूद है, वो देख रहा है। और वो हमें हमारे ईमान से भी टेस्ट करेगा, हमारी हमारी दौलत से टेस्ट करेगा, हमारे अपनी औलाद से टेस्ट करेगा, हमारे ख्वाबों से टेस्ट करेगा। और अल्लाह ताला ने कहा है कि क्या तुम समझते हो ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे? ऐसे ही हम लोगों को छोड़ देगा अल्लाह ताला क्योंकि हम मुसलमान हैं? तो बताने का मतलब भाई ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। हम लोगों के बचने के इम्कान बहुत, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अल्लाह मियाँ रहम कर दे तो और बात है। तो बताने का मतलब ये है कि कहाँ गए वो छक्के? अब कहाँ हैं वो लोग जो दंदनाते घूम रहे थे और कह रहे थे मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, कि उनके बाप ने आगे मुंह काला कर दिया उन लोगों का। तो बताने का मतलब ये कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प के बाद फिर कोई आ जाए, फिर कोई आ जाए। तो इसके लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है एक जॉन ग्रे, और इंशाल्लाह अगर मैं दिसंबर में आया तो मैं इंक्रीमेंटल लिबरलिज्म की बुनियाद पर आपको ये बताऊंगा कि ये जो तस्वुर है कि लिबरलिज्म जब एक बार आ जाता है तो वो
आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही की तरफ जाता है और वो पीछे की तरफ नहीं पलटता, ये सही बात नहीं है। ना ये हिस्टोरिकली ठीक है, ना ये एकेडमिकली ठीक है। और जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ आइडियाज को अच्छी तरह पढ़ा है वो ये जानते हैं, कम से कम लिबरलिज्म के बारे में पूरे यकीन से वो कह सकते हैं। अल्लाह ने आप लोगों को टेलीविजन के ऊपर दिखा दिया कि ह्यूमन राइट्स की चमचागिरी करने के बावजूद भी एथनिक जेनोसाइड किस लेवल की हो रही है। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि 19वीं सदी के अंदर यही वो लोग जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, उसकी आफाकियत की बात करते थे, उन्होंने क्या हशर किया होगा बेचारे अफ्रीकन्स का और मोहिकन्स का और अपाचीज का और कोमाचीज का और बंगालीज का। और आपको तो पता ही है कि बंगाल के अंदर क्या हशर था दूसरी जंग अजीम के दौरान। सारा का सारा अनाज उठा के ले गए, यही लिबरल लोग तो उठा के ले गए, बेचारे हमारे लोग यहाँ पर भूखे मर गए। तो बताने का मतलब ये है कि हम लोगों ने अपनी आंखों से ये देखा है। और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला ने उन तमाम हराम खोरों को जो यहाँ से लूट मार करके अमेरिका और फ्रांस और बेल्जियम और बरतानिया में अपनी जायदादें बनाई थी कि भाई ये तो जहन्नुम है और ये तो रिग्रेसिव है और ये तो अंडर डेवलप्ड है, यहाँ का माल लेके वहाँ जाओ और वहाँ पे जूते पहन के स्पोर्ट्स के जीन्स और बनियान पहन के अपनी डार्लिंग के साथ घूमो और वहाँ पर मौजें करो। इंशाअल्लाह ताला उन सब का मुंह काला होगा। अल्लाह ने चाहा तो उन सब का मुंह काला होगा, कुछ जूते पड़ेंगे, क्योंकि रोड पे चलने वाले को थोड़ी पता है कि ये कहाँ है। तो इन सब को इंशाअल्लाह ताला जूते मार कर, क्योंकि अल्लाह जब किसी इंशाअल्लाह इनको जूते इसीलिए पड़ेंगे कि अल्लाह ने इनको पसंद कर लिया है। तो अल्लाह जिसको पसंद कर लेता है उसको ज्यादा देर तक गुमराह नहीं रहने देता, पकड़ लेता है उसको, ताकि वो रिविजिट कर ले। तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि इन लोगों के लिए अपनी माल बचाना मुमकिन हो जाएगा, मुमकिन नहीं रहेगा, और ये लौट के बुद्धू घर को आएंगे। तो अभी इसको यहीं पर रोक देते हैं भाई। तो हर वो चीज़ जो कि तब्दीली की बात करती है वो डायलेक्टिकल नहीं होती है, वो एवोल्यूशनरी भी हो सकती है, वो मेथडोलॉजिकल भी हो सकती है। तो ये नहीं कीजिएगा कि हर एक को एवोल्यूशनरी कहना शुरू कर दें या हर एक को डायलेक्टिकल कहना शुरू कर दें। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि एक इंडिकेटर उसका ये है। ठीक है, अभी इसको यहीं पे रोक लेते हैं। वास्सलाम, खुदा हाफिज।